ओके, तो थर्ड लेक्चर ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल रेडिएशन देखते हैं। इसमें आज हम लोग को मैक्सिमम कैसा है, आज ये लास्ट लेक्चर ही है वैसे, तो बेसिक कंसेप्ट है इसमें भी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, तो ये पहले भी देखा अपन ने, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या है। देखो जो लाइट है, लाइट ये दोनों नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है, दोनों बराबर। पार्टिकल नेचर ये दिखाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत सारा है, रामन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, बहुत सारा है। वेव ये दिखाता है इंटरफेरेंस में दिखाता है, डायफ्रैक्शन में दिखाता है। तो बोलने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मतलब एक्चुअल में जो तुम्हारा लाइट है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है, दोनों नेचर दिखाएगा, पार्टिकल और वेव नेचर। ये इसी के बारे में दिया है बस, और कुछ नया चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि जो लाइट है वो कुछ कंडीशन में, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रामन इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें वो पार्टिकल जैसा दिखेगा, और इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन वाले केस में वो वेव जैसा दिखता है। बस इतना ही, घुमा फिरा के वही चीज़ बोला है यहाँ पे, क्योंकि ये दो अलग अलग कंडीशन, जब इफेक्ट अलग अलग है तो उस टाइम पे अलग अलग नेचर दिखा रहा है, इसलिए इसको वो जो लाइट है उसको बोलते हैं कि लाइट शोज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। बस सिंपल इतना ही, और कुछ नया नहीं। चलो पढ़ते फटाफट, देखो पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ो। फॉर from experimental observation made by scientists it was realized that the phenomenon like interference and diffraction, ये केस में interference and diffraction can be explained by considering light as a wave। जब लाइट वेव जैसा रहेगा तुम लोग इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तुम लोग वेव से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस सिंपल सा ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, कुछ और अलग कंडीशन में लाइट बिहेव करता है पार्टिकल, जैसे कि एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत सारा बताया जैसे तुमको मैंने, ठीक है। चलो देखते हैं, पढ़ो। ऑन द अदर हैंड सम अदर ऑब्जर्वेशन लाइक जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ऐसा कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब। एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ, सिर्फ हम लोग इसको तब हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब पढ़ सकते हैं जब लाइट क्या नेचर दिखाता है, पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि वो फोटोन जैसा, फोटोन ये केस में हमको फोटोन लेना पड़ेगा। फोटोन के पास दो मेन चीज रहता है, एक होता है एनर्जी और दूसरा रहेगा मोमेंटम, बराबर। ये दो मेन चीज होना चाहिए, मतलब पार्टिकल नेचर में दो मेन चीज है, एनर्जी और मोमेंटम। और वेव वाले केस में दो मेन चीज होता है, एक होता है वेवलेंथ और दूसरा होता है उसका फ्रीक्वेंसी। ये दो मेन चीज रहता है, ऐसा याद रखना। चलो देखते हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं पॉइंट। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो लाइट है वो नेचर दिखाएगा पार्टिकल नेचर। इसका मतलब है फोटॉन्स वाला नेचर दिखाएगा, जिसमें फोटोन के पास एनर्जी रहेगा और क्या रहेगा, मोमेंटम। सिंपल सा पॉइंट है। ऑन द अदर हैंड सम अदर ऑब्जर्वेशंस लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ वी आर कंसिडरिंग द लाइट एज अ कंसिस्टिंग ऑफ फोटोन। देखो बताया, लाइट को उस टाइम पे तुमको कैसा दिखना पड़ेगा, फोटोन, फोटोन जैसा दिखना पड़ेगा विथ डेफिनाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, मतलब एनर्जी भी होना चाहिए और मोमेंटम भी होना चाहिए। सिंपल पॉइंट है। हाँ, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अलग, बराबर। इसके केस में पार्टिकल नेचर, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वाले केस में वेव नेचर, मतलब दो अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर दिखा रहा है, इसके लिए ड्यूअल नेचर, राइट। सिंपल सा आंसर है। ऑल्सो ऐसा भी कुछ फिनोमेनन है जिसमें लाइट, पार्टिकल और वेव दोनों से, मतलब दोनों चीज से हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ इफेक्ट ऐसा भी है जिसको हम लोग पार्टिकल और वेव नेचर दोनों लगाना पड़ता है। Also there are some phenomena which can be explained by both the theories, दोनों थियरी तुमको उस टाइम पे यूज करना पड़ेगा। समझना रहा पॉइंट क्या है? कुछ केस में पार्टिकल नेचर, कुछ केस में पार्टिकल नेचर, कुछ केस में वेव नेचर, कुछ केस में दोनों नेचर दिखाता है, ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि लाइट एक्चुअल में दोनों नेचर दिखाता है। सिंपल आंसर। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू कीप बोथ द फिजिकल मॉडल्स ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द केयरफुल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। वन, इसका मतलब क्या है, दोनों देखो, तुमको सिर्फ तुम लोग पार्टिकल और सिर्फ वेव नहीं, दोनों देखना पड़ेगा तुमको, बराबर। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वन डोमिनेट्स इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल और नेचर डोमिनेट करता है और कुछ केस में वेव नेचर डोमिनेट करेगा। एंड अदर वर्क इन द रेस्ट ऑफ द सिचुएशन, कुछ और दूसरा नेचर जो बाकी सिचुएशन में वर्क कर सकता है। समझ आ रहा है पॉइंट क्या है? अरे सिंपल है, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में वेव नेचर और ये बाकी सब केस में पार्टिकल नेचर। सिंपल आंसर, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। तो पढ़ो क्या है, देयर इज thus a need to hypothesize the dual character of light, लाइट का दोनों कैरेक्टर देखना पड़ेगा तुमको। दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। नाम सिंपल कैसा, वेव और पार्टिकल दो नेचर, इसके लिए ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल। एग्जाम में आ सकता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्वेश्चन। ये जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी वाला कंसेप्ट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर विजिबल लाइट में लगता है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सही बैठता है, बराबर। समझा पॉइंट? एकदम इजी सा आंसर ना, कुछ बड़ा नहीं, पॉइंट बहुत सिंपल सा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पार्टिकल नेचर,
और इंटरफेरेंट डायफ्रैक्शन में कौन सा नेचर आएगा वहां पे, वेव नेचर, बराबर। तो एच में दोनों नेचर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट जो है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दिखाता है, दोनों कैरेक्टर दिखाता है। और ये सिर्फ एक से विजिबल लाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही ऐसा है। सिंपल सा आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोटो सेल मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है तुम्हारे सामने, देखो इसमें से सब कुछ एकदम ए टू जेड एक्सप्लेन कर लेंगे। फोटो सेल ये एक ऐसा डिवाइस है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन को यूज करेगा और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। सिंपल सा आंसर। तो फोटो सेल क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कौन सा फिनोमिनन यूज करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या जनरेट करेगा, सेल है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और क्या, सिंपल सा आंसर। समझा पॉइंट क्या है, कौन सा इफेक्ट यूज करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा बोल सकते। चलो पढ़ो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच मेक यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट, जो भी तुम्हारा लाइट एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। सिंपल आंसर। डायग्राम जरा ध्यान से देखो, डायग्राम में क्या है, एक ये जो यहाँ पे बल्ब टाइप दिखा, ये है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब या फिर क्वार्ट्ज का ट्यूब हो सकता है, बराबर। ऐसा इवैक्यूएट अंदर वैक्यूम जैसा रहेगा, ऐसा। एक एमीटर है, एक कलेक्टर, जैसे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था सेम वैसे, एक एमीटर एक कलेक्टर। ये जो है, ये जो हमने बनाया है, ये समझे सेमी सिलिंड्रिकल है। सेमी सिलिंड्रिकल समझ आता है, एक प्रॉपर जो सिलिंड्रिकल होता है, इसको बराबर बीच में से काट दिया, बराबर ऐसा बीच में से काटा और उसको यहाँ पे लगा दिया है, उसको बोलते हैं सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट। सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट पे जैसे ही लाइट गिरता है यहाँ से, वो वही काम है जितना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। अगर लाइट का जो भी वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो भी रहेगा, समझो जैसे कि लाइट का फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, या फिर लाइट का जो वेवलेंथ है, चलो फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं, या तो एक प्रॉपर वेवलेंथ है, बराबर प्रॉपर वेवलेंथ रहेगा, और या तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से निकल के कलेक्टर के यहाँ पे ट्रैवल करता है, बराबर। क्यों ट्रैवल करता है, क्योंकि तुमने नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बैटरी अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बराबर। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कैसे, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने मतलब चार्ज ने ट्रैवल किया, करंट आ गया। सिंपल सा आंसर, बराबर। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो एक बार डिटेल में बता दूं क्या है, ये जो ट्यूब है ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, क्वार्ट्ज का ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, बराबर। ये है सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट है, बराबर, जो एमीटर जैसे एक्ट करेगा, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने पे, जिसको हम लोग कैथोड लेते हैं, बराबर। देखा भी रहेगा एमीटर ई कैथोड होता है हमेशा, और जो कलेक्टर रहेगा इसको हमेशा एनोड लेते हैं हम लोग, बराबर। जो कलेक्टर है ये एनोड रहेगा प्रॉपर, इसका जो भी इलेक्ट्रोड है वो नीचे कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे रियोस्टेट लगाया है, एक करंट डिटेक्ट करने के लिए माइक्रो एम्पियर, माइक्रो क्यों, क्योंकि बहुत कम करंट मिलने वाला है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बहुत ज्यादा करंट नहीं मिलता है, बहुत कम करंट मिलता है, इसके लिए कम करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे लगा दिया है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मिली लगा, मिली वैसे मिली मतलब मिली में करंट इतना नहीं आएगा, माइक्रो मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास 10⁻⁻⁶ के पावर में एम्पियर में इतना कम करंट आता है, इसके लिए माइक्रो एम्पियर लगा दिया। सिंपल सा। चलो तो ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, फटाफट एक एक पॉइंट पढ़ते क्या। चलो देखते हैं, याद है तो क्या क्या बताया तुमको यहाँ पे, याद है ना, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब या तो क्वार्ट्ज का ट्यूब है, ये सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट है जो एमीटर जैसा एक्ट करेगा, कैथोड है, एक तुम्हारे पास यहाँ पे एक्चुअली वायर्स का बंडल है, बराबर। ये पूरा ये प्रॉपर यहाँ पे वायर्स है, बहुत सारे इसमें ये सब वायर्स जैसा है, बराबर। तो ये एनोड जैसा एक्ट करेगा कलेक्टर, एमीटर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जब लाइट का प्रॉपर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, या तो एक सूटेबल वेवलेंथ का लाइट रहेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला तो फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है एनोड के साइड। क्यों ट्रैवल कर रहा है, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना बैटरी की वजह से, इसलिए, बराबर। सिंपल आंसर। देखते क्या है, चलो देख, हाँ पढ़ो क्या है, अ फोटो सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सिलिंड्रिकल फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट ई, बराबर। ई नाम इसलिए है क्योंकि वो एमीटर है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, एक्टिंग एज अ कैथोड ना, इसको ये कैसे एक्ट करता है, कैथोड जैसे एक्ट करता है। दूसरा क्या है, एंड अ वायर लूप, बताया था ना ये वायर से बना हुआ है, देखो किधर बताया था ना ऐसा, वायर एंड अ वायर लूप कलेक्टर सी, जो कैसे एक्ट करता है, जो एक्ट करता है एनोड जैसा, और ये दोनों पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर दिया अपने ग्लास ट्यूब के अंदर, जो क्वार्ट्ज से ही बना हो सकता है, बराबर। सपोर्टेड इन अ इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब, समझा, बता ना, ये पहले बता देते कि ग्लास का बल्ब हो सकता है या तो क्वार्ट्ज का बल्ब हो सकता है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल, ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे है वो बाहर के सर्किट से कनेक्टेड है, और इसमें सर्किट में क्या क्या आता है, एक हाई टेंशन का बैटरी आएगा और एक माइक्रो एम्पियर आएगा करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट कितना आ रहा है, बस इतने सिंपल। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट हैविंग हाई टेंशन बैटरी, बी मतलब हाई टेंशन का बैटरी, और तुम्हारे पे माइक्रो एमीटर है, एंड माइक्रो एमीटर म्यू ए, रिप्रेजेंटेशन उसका, और कुछ नहीं। समझ पॉइंट क्या है। एक और ऑप्शन देखो, ये अगर तुमको ये फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट जो ई है एमीटर, अगर तुमको इसको नहीं यूज करना है तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल यूज करो, और वो ग्लास का जो ट्यूब है ना, ग्लास के ट्यूब का एक प्रॉपर वो साइड में
थोड़ा सा उसका थिन लेयर बनाना पड़ेगा, पतला सा लेयर। अगर ये नहीं यूज किया तो तुम यहाँ पे वो जो भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल लेगा उसका एक थिन लेयर बना दिए ग्लास के ट्यूब के ऊपर, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। समझना पॉइंट क्या है? फोटो सेंसिटिव प्लेट नहीं यूज करना है तो तुम लोग ये इस मटेरियल का थिन लेयर भी इसके बल्ब के ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे इनर साइड्स में, तो ऐसा हो सकता है। चलो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। पढ़ो क्या है, इंस्टेड ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, इसके बजाय भी कुछ यूज कर सकते हो तुम लोग। फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, द फोटो सेंसिटिव मटेरियल कैन बी पेस्टेड, पेस्ट समझा रहा है, पेस्ट अंदर पेस्ट कर दिया है, कैन बी पेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। बता ना, पतला लेयर अगर अंदर पेस्ट कर दिया तो भी काम बन जाता है। इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर ऑन द इनर, अंदर ही पुट करना पड़ेगा। अरे अंदर रहेगा तभी तो इनर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कलेक्टर के पास जाएगा। बाहर करके क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा सरफेस। बल्ब ना बीच में ग्लास आएगा, उसके ऊपर बाहर लेयर थोड़ी कोई काम करेगा। ग्लास के अंदर होना चाहिए इनर लेयर, इन द इनर वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब, जो क्वार्ट्ज का ट्यूब भी हो सकता है। समझा पॉइंट कैसा है? सिंपल है। चलो वर्किंग कैसे वर्क हमको मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के प्रिंसिपल पे तो वर्क कर रहा है। बहुत सिंपल सा आंसर है। जैसे ही लाइट आया, अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या फिर एक सूटेबल वेवलेंथ का लाइट है, तो वो लाइट बराबर यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, बराबर। और वो ट्रैवल करेगा कलेक्टर की तरफ, बराबर। क्यों यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि तुमने नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोटो इलेक्ट्रॉन जो भी है तुम्हारा वो ट्रैवल करता है और कलेक्टर के पास आ जाएगा। और जैसे ही कलेक्टर के पास आ गया मतलब करंट फ्लो हो गया, क्योंकि चार्ज मूव हो गया, बराबर। सिंपल सा यही सब कुछ लिखा है। जब भी करंट मिल जाएगा तुमको, फोटो करंट मिलेगा, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा वहां पे, बराबर। माइक्रो एमीटर वहां पे डिफ्लेक्शन दिखाएगी, करंट आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल, देखो वर्ड आ गया ना, सूटेबल। दो ऑप्शन, या तो सूटेबल वेवलेंथ यूज करो, या तो तुम लोग लिख सकते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। When a light of suitable wavelength falls on the cathode, cathode मतलब एमीटर पे गिरना चाहिए, ऐसा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, एमिट होएगा क्योंकि सूटेबल वेवलेंथ का लाइट है। आगे दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो अट्रैक्ट कहाँ पे होने वाला है, कैथोड। क्यों, क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे। आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर ना। जो भी तुमने नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है हमेशा, बराबर। तो उसके डायरेक्शन में तुम्हारा जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन से वो ट्रैवल कर दे। एक बार फोटो इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल किया मतलब फोटो करंट आ गया, फोटो करंट आया तो तुम्हारा माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सिंपल सा आंसर। द जनरेटेड फोटो करंट इज नोटेड इन द माइक्रो एमीटर, ये नोट कर लिया कि हाँ करंट आ गया। समझा, सिंपल सा वर्किंग है। एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा है, 5-6 एप्लीकेशन बता दो। एक तो इसका यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल सिस्टम में, बराबर। कहाँ यूज करते हैं, कंट्रोल। दूसरा इसका लाइट मेजरिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे, लाइट डिवाइस। एक लाइट मीटर बोल के होता है, फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है ना, फोटोग्राफिक कैमरा, उसके ऊपर एक लाइट मीटर होता है। वो लाइट मीटर लाइट का इंटेंसिटी चेक करता है, कितना ज्यादा इंटेंसिटी आ रहा है लाइट का अंदर, बराबर। तो एक मैंने क्या बताया, कंट्रोल सिस्टम, बराबर। दूसरा क्या बताया, लाइट मेजरिंग डिवाइस। तीसरा एक लाइट मीटर, लाइट मीटर कहाँ पे रहता है, फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर, बराबर। वो करता क्या है, वो लाइट का इंटेंसिटी मेजर करता है, बराबर। वहां यूज कर सकते हैं। और चौथा यूज तो ये है कि जो स्ट्रीट लाइट होता है उसका ऑन ऑफ में यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट कब बंद होना चाहिए, कब चालू होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट के ऑन ऑफ में। और पांचवा इसका यूज है ट्रैफिक लॉ, जो ट्रैफिक लॉ के डिफॉल्टर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब जो कौन जितने ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, बराबर, कोई पर्टिकुलर लिमिट रहता है स्पीड का, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, तो वो ट्रैफिक लॉ का जो डिफॉल्टर्स लोग रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी। 5 यूज, सिंपल है। कहाँ बताओ, कहाँ, एक कंट्रोल सिस्टम। दूसरा लाइट मेजरिंग डिवाइसेस। फिर लाइट मीटर किसके अंदर होता है, फोटोग्राफिक कैमरा। करता क्या है, लाइट का इंटेंसिटी मेजर करता है, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या बताया, स्ट्रीट लाइट का ऑन ऑफ में यूज कर सकते हैं। और पांचवा लास्ट क्या है तुम्हारा, ट्रैफिक लॉ डिफॉल्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। यही, चलो पढ़ते पढ़ो क्या पढ़ो। फोटो सेल्स इज पढ़ा, बता दिया, अब जस्ट पढ़ना है बस। फोटो सेल्स आर यूज्ड टू ऑपरेट, कंट्रोल सिस्टम बताया था, कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है। दूसरा कहां पे, एंड लाइट मेजरिंग डिवाइसेस बताया था। थर्ड ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लाइट मीटर्स, कहां होता है लाइट मीटर, फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर। और करता क्या है वो, मेक यूज ऑफ फोटो सेल टू मेजर द इंट, ये भी बता दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करता है। ये भी पढ़ो, ये भी बताया तुमको, सब कुछ बता दिया। फोटो सेल कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्विच ऑन और ऑफ द डिवाइसेस, जो स्ट्रीट लाइट है उसका ऑन और ऑफ में यूज करते हैं। और लास्ट वाला भी तुमको याद है ना, ट्रैफिक लॉ का जो डिफॉल्टर्स होते हैं वो जो ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक लॉ डिफॉल्टर्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय सेटिंग द अलार्म। जो फोटो सेल, जो भी तुम्हारा फोटो सेल है, इसको अलार्म के फॉर्म में वहां पे यूज करो ना, ऐसा। ट्रैफिक लॉ डिफॉल्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सेटिंग एन अलार्म यूजिंग फोटो सेल। समझा, सिंपल है। एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे चालू होता है, ये सबसे मेन टॉपिक है आज का हमारा। देखते चलो ये क्या है, देखो। तो यहाँ पे अब नया एक साइंटिस्ट का नाम आता है डी ब्रोगली, बराबर। डी ब्रोगली ने सबसे एकदम करेक्ट आंसर दिया है लाइट के बारे में, बराबर।
तो देखते हैं डी ब्रोगली बारे में, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं डी ब्रोगली क्या है। यही सबसे मेन, ये आज का लेक्चर का सबसे मेन चीज यही है, डी ब्रोगली का कंसेप्ट, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कोई पार्टिकल पे वर्क किया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर दिया। कोई साइंटिस्ट ने वेव, लाइट को वेव जैसा देखा तो उसने इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दिया, डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर दिया। डी ब्रोगली ने देखा कि पर्टिकुलर थियरी, पर्टिकुलर कंसेप्ट को ही मतलब प्रॉपर है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है ऐसा। तो डी ब्रोगली ने ऐसा बताया कि जो लाइट जो है, बराबर, या एक्चुअल में यहाँ पे डी ब्रोगली ने एक नया कंसेप्ट बनाया, वो कंसेप्ट का नाम है मैटर वेव। क्या बताया? मैटर वेव, एक नया कंसेप्ट बना दिया, मैटर वेव, बराबर। डी ब्रोगली ने सिंपल सा एक आंसर बताया कि इस दुनिया में जो भी चीज है जिसके पास मास है और उसका कुछ तो वेलोसिटी है स्पेस में, बराबर, कुछ तो वेलोसिटी है, तो वो हमेशा एक वेव से एसोसिएटेड है। समझा पॉइंट क्या बताया मैंने? डी ब्रोगली का कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट क्या है। डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी मैटर, इस दुनिया में कोई भी मैटर है जिसके पास मास है और दूसरा क्या, वेलोसिटी, तो हमेशा किससे एसोसिएटेड है, वेव। मास होना चाहिए और वेलोसिटी होना चाहिए, तो वो एक्चुअल में वेव है। समझा? इस दुनिया में हर एक चीज वेव है जिसके पास मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी, वो वेव। ये किसने बताया? डी ब्रोगली। और उसको नाम दिया क्योंकि मास मतलब मैटर और वेलोसिटी तो वेव बन जा रहा है, इसके लिए नाम क्या बना दिया, मैटर वेव। मतलब बोलने का मतलब है कि जो भी हर एक मैटर एक वेव से एसोसिएटेड कंडीशन है, उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और वेलोसिटी। ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। अब मैटर वेव में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो एक प्रॉपर ये मैटर वेव एक्सप्लेन करने के टाइम पे हर एक फिनोमेनन एक्सप्लेन भी हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, क्या देखो, डी ब्रोगली ने वो जो दो नेचर था वो दोनों को कंबाइन कर दिया। एक कौन सा नेचर था तुम्हारा, पार्टिकल नेचर, जिसमें हम लोग एक्चुअल में फोटॉन्स देखते हैं ना, बराबर, और दूसरा क्या है हमारे पास, एक वेव नेचर, बराबर। ये दोनों नेचर को ही कंबाइन कर दिया, तो बता दिया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है, जैसे ड्यूअल पार्टिकल, यहाँ पे देखा ना, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वैसा कुछ। पार्टिकल नेचर में जो सबसे मेन पैरामीटर होता है, बोलो क्या क्या होता है, अभी जस्ट लिखा था मैंने, एनर्जी होना चाहिए। एक होता है एनर्जी और दूसरा क्या रहता है, मोमेंटम। ये दो मेन पैरामीटर मतलब वो पार्टिकल, समझा, ये दो चीजें मतलब वो कंफर्म पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है। और वेव में दो कौन सा चीज रहता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है वेव। डी ब्रोगली ने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया, मतलब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल को रिलेट कर दिया, किससे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द वेव से। समझा? ये किसका है, पार्टिकल का है, ये किसका है, वेव का। दोनों को डायरेक्ट रिलेट कर दिया, और एक बार दोनों को रिलेट कर दिया मतलब एक नया कंसेप्ट बन गया, मैटर वेव, मैटर और वेव, मैटर वेव। समझा लॉजिक क्या है? तो पार्टिकल का दो क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, एनर्जी और मोमेंटम, और वेव का फ्रीक्वेंसी और वेव। दोनों में रिलेशन निकाल दिया, दोनों में एक रिलेशन बना दिया। बताऊंगा तुमको आगे रिलेशन क्या है, बराबर। दोनों में एक रिलेशन बना दिया, तो दोनों में रिलेशन मतलब एक्चुअल में दोनों चीज राइट है। पार्टिकल नेचर गलत नहीं है, वेव नेचर गलत नहीं है। गलत क्या हो जाता है, कोई एक टाइम पे जब हम लोग देखते हो तो सिर्फ पार्टिकल देख लेते हैं, बराबर, सिर्फ पार्टिकल देख लेते हैं। एक्चुअली उनको दोनों देखना चाहिए वो टाइम पे, समझा? तो दोनों का लॉजिक अब मैं यहाँ बताऊंगा, देखो कैसा, देखो समझा मैंने पॉइंट क्या बताया, समझा पॉइंट क्या है। डी ब्रोगली ने करा क्या, याद है सबको क्या किया है, दो नेचर को कंबाइन कर दिया। चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या। डी ब्रोगली प्रपोज्ड दैट अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, देखो मैंने क्या बताया, वेलोसिटी होना चाहिए, मतलब मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखो हमारा, मैं क्या, मैं वेव हूं, मैं वेव नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा वेलोसिटी भी कितना है, 0 है, लेकिन मास है मेरे पास भी, तो मैं वेव नहीं। लेकिन वही कोई भी चीज अगर मूव होने लग जाए तो वेव हो जाएगा। कोई समझो मैं ही मूव हो जाऊं तो मैं वेव हो जाऊंगा, कंडीशन मेरा वेवलेंथ बहुत कम रहेगा। समझा? मेरा वेवलेंथ कितना आएगा, इसके लिए मैं वेव जैसा दिख नहीं रहा है। समझा? मैं वेव जैसा नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरा वेलोसिटी कम है। अगर वही मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से भागूँ तो मैं खुद स्ट्रेट भाग नहीं सकता है। इस दुनिया में जो भी चीज़ एकदम ज़्यादा स्पीड में जाता है ना, वो स्ट्रेट नहीं जा सकता कहीं भी, उसको वेव जैसे जाना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी पे, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अगर मास है तो वो बन जाता है मैटर वेव। इसीलिए जो फोटोन रहता है उसका मास कितना, उसका मास बहुत कम रहता है। एक्चुअली उसका रेस्ट मास 0 लेते हैं हम लोग, बराबर। देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो एकदम ज़्यादा वेलोसिटी से जा सकता है उसका मास बहुत कम होना चाहिए, ये कंडीशन है। ज़्यादा, जैसे कि फोटोन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, बराबर, लेकिन उसका मास 0 मास है, रेस्ट मास 0 है, बराबर। तो इसके लिए वो कैसे बिहेव कर लेता है, वेव जैसा बिहेव करे, जबकि एक्चुअल में था वो पार्टिकल, लेकिन ज़्यादा मास, ज़्यादा वेलोसिटी आने की वजह से वो क्या बन चुका है, वेव। समझा? अगर मैं भी मूव करूँ तो मैं भी वेव है, लेकिन मेरा वेवलेंथ बहुत कम है, मतलब -10⁻⁻ के पावर में आ जाएगा, समझो इतना आ जाएगा। समझो पॉइंट क्या है? चलो ठीक है, देखते हैं। तो समझ में आ चुका है डी ब्रोगली कंसेप्ट पूरा समझना। चलो अब जस्ट पढ़ते, पढ़ो क्या फटाफट। डी ब्रोगली देखो यहाँ तक ये 2 पॉइंट तो सिखा दिया, बाकी तो मैथमेटिक्स, बाकी मैथमेटिक्स बताता हूँ तुमको। अभी ये 2 पॉइंट तो तुमको सिखा दिया मैंने पूरा A to Z। पढ़ो क्या,
डी ब्रोगली प्रपोज दैट मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मतलब वेलोसिटी है और पार्टिकल मतलब मास है ना, मूविंग मटेरियल पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी, पार्टिकल बोल रहे मतलब एनर्जी कितना रहेगा E और मोमेंटम कितना रहेगा P, मूविंग मटेरियल टोटल एनर्जी E होना चाहिए और मोमेंटम P, हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। समझा मैंने जो बताया था, मैंने क्या बताया, कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास है और वेलोसिटी है तो वो एक्चुअल में वेव है। समझा, वो डिपेंड कर सकता है, ज्यादा वेलोसिटी तो प्रॉपर वेवलेंथ दिखाई देगा तुमको, बराबर, प्रॉपर वेव जैसा भी दिखेगा, लेकिन कम वेलोसिटी तो वेवलेंथ बहुत कम रहेगा, बराबर, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने समझा यहाँ पे क्या बताया, कोई भी पार्टिकल जो मूव हो रहा है जिसके पास एनर्जी है और जिसका मोमेंटम है तो वो क्या है एक्चुअल में, वो हमेशा एक वेव से एसोसिएटेड है। समझा, सिंपल सा आंसर है, मतलब जैसे कि एनालोगस टू फोटोन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पढ़ो, क्या है, पढ़ो, समझा ना मैंने क्या बताया था लॉजिक, एक रिलेशन निकाला, किसके बीच में रिलेशन बताओ, मैटर और वेव, मैटर का दो सबसे मेन कंसेप्ट, एनर्जी और मोमेंटम, और पार्टिकल सॉरी वेव का फ्रीक्वेंसी, उसके बीच में रिलेशन आ गया। पढ़ो पॉइंट नंबर 2, ही सजेस्टेड द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, वेव का प्रॉपर्टी कौन सा वेव का प्रॉपर्टी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और पार्टिकल का प्रॉपर्टी एनर्जी मोमेंटम के बीच में रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव लाइक फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, देखो बताया पहले ही, लिखा है पहले, सिखा दिया, जस्ट पढ़ रहा हूं मैं। विद दैट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का दो प्रॉपर्टी क्या होता है मेन, एनर्जी और मोमेंट, इनके बीच में रिलेशन बना दिया उसने। अब क्या रिलेशन बनाया जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा ना सबको, मैटर वेव का कंसेप्ट क्या है, बराबर, तो समझा, इस दुनिया में हर एक चीज जो जिसके पास वेलोसिटी है वो वेव है, ये कंसेप्ट है, और राइट कंसेप्ट, समझा, राइट कंसेप्ट। देखो क्या होता है इसमें, तो डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला बनाया, बराबर, उसमें रिलेट कर दिया उसने, किसको किससे रिलेट किया है, पार्टिकल वाले प्रॉपर्टी को किससे रिलेट कर दिया, वेव के प्रॉपर्टी से। तो बनाया एक फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है ऊपर जो फॉर्मूला है, P = E/C, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बराबर, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये है डी ब्रोगली का सबसे मेन फॉर्मूला, इससे ही सब कुछ होने वाला है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला अगर देखा जाए ना तो ये फॉर्मूला आइंस्टाइन के इक्वेशन को भी एकदम प्रॉपर बैठता है। आइंस्टाइन का जो E = mc² वाला इक्वेशन है एग्जैक्ट बैठ जाता है उस पर, जरा देखो करके दिखाता हूं, हमारा सिलेबस नहीं फिर भी देख लो। P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी = E/C। अगर मैं वेलोसिटी मतलब अगर कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी लाइट के स्पीड को मैच हो जाता है तो क्या बन जाता है, E = बनता है, उसको आइंस्टाइन की इक्वेशन को भी एकदम राइट बैठ जाता है। समझा, ऐसा भी है, तो गलत फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम राइट फॉर्मूला है। समझा पॉइंट क्या है, समझा। और जो मैंने V के जगह पे C डाला वो सिर्फ तब पॉसिबल रहेगा जब मास बहुत कम रहेगा, एक्चुअल में सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए प्रॉपर वैलिड है। समझा, जो एटम के अंदर का पार्टिकल रहता है, देखो ना मैंने क्या बताया यहाँ पे, जिसे मैंने P के जगह पे क्या लिख दिया, m/v, और यहाँ पे E/C था, बराबर, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी को तुमको क्या लेना पड़ेगा, C। अगर आइंस्टाइन में ऐसी लॉजिक होता ना, वहाँ पे तुम्हारा जो पार्टिकल है वो कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, 3, वो मतलब C, बराबर, तो V के जगह पे मैं C डाल दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मास वो टाइम पे, मतलब जो भी पार्टिकल का मास है वो बहुत कम होना चाहिए, तो ही वो C वाले स्पीड को अटेन कर सकता है। समझो लॉजिक, तो यहीं से आया है E = mc², या फिर ऐसा बोल सकते हैं E = mc² से डी ब्रोगली का इक्वेशन आया हुआ है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखो, मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की, वेव का, पार्टिकल, एनर्जी, पार्टिकल, C स्पीड ऑफ लाइट, बराबर, हाँ। तो जरा देखो अब ध्यान से, यहाँ पे E को क्या मैं h × νू लिख सकता हूँ, E = h, एक फोटोन का एनर्जी होता है, बराबर, यहाँ पे C हो जाए, C बराबर है, अच्छा नू आ गया, नू मतलब क्या हो गया, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका प्रॉपर्टी है, वेव का, और P किसका प्रॉपर्टी है, हो गया ना रिलेशन, यहाँ पे आ गया। अच्छा एक और कुछ देखो जरा, सिंस C = याद है क्या होता है, जैसे V = n लैम्डा होता है, बराबर, V = n लैम्डा, वैसे इसके हिसाब से C = νu लैम्डा होता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं लैम्डा यहाँ से निकालूं, या फिर लैम्डा निकाल लो, चलो लैम्डा बताओ यहाँ से कितना आएगा बताओ, C/νu, बराबर, मेरे पास C/νu नहीं है, उल्टा करो, 1/λ बोलो क्या रहेगा, ν/c, देखो मेरे पास ν/c, मतलब मैं ν/c के जगह क्या लिख दूं, डायरेक्ट 1/λ, तो P जो है वो क्या हो जाएगा, h/λ। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है न्यूमेरिकल में, P = h/λ, बराबर, यूज किया ना, या फिर लैम्डा = h/p, ये भी यूज किया है। समझा लॉजिक क्या है, तो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका प्रॉपर्टी, पार्टिकल का, वेवलेंथ, देखा वेव का प्रॉपर्टी किससे मैच करा दिया, मतलब किससे रिलेट कर दिया, पार्टिकल। तो ये बनाया किसने, ये लॉजिक, समझा, ये है डी ब्रोगली का। समझा लॉजिक क्या लॉजिक है, इसको बोलते हैं मैटर वेव ना, बताया तुमको, ठीक है। समझा क्या है, यही चीज तो मैंने ऊपर लिखा है, देखो कहाँ गया, यही चीज तो लिखा है यहाँ पे, बराबर, यही चीज यहाँ पे लिखा है, थोड़ा और यहाँ पे देखते, चलो इनके बीच में और रिलेशन है, ये समझा यहाँ पे कैसे आया, E = P = h/λ कैसे आया, समझा, समझा क्या, ये चीज ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, देखो अब क्या करो,
ये दो चीज़ को जरा ध्यान से देखो, ये दो चीज़ को जरा ध्यान से देखो, इनमें बीच में रिलेशन निकालते हैं ना। अगर मैं सिर्फ ये दो चीज़ को लूँ, E अपॉन सी इज इक्वल टू एच नू बाय सी, सी जाएगा। अगर मुझे यहाँ से समझो फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी जो किसका प्रॉपर्टी है, वेव का प्रॉपर्टी, चलो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालो, बोलो कितना आएगा, E बाय एच, बराबर। ये एक फॉर्मूला हो जाता है कोई भी वेव का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, बराबर। अगर पार्टिकल के साथ, तो E बताओ किसका प्रॉपर्टी है, E तो पार्टिकल का है, बराबर। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, बराबर। पार्टिकल और ये किसका प्रॉपर्टी, वेव। देखो पार्टिकल और वेव का प्रॉपर्टी का रिलेशन आ गया इनके बीच में, तो ये काम किसने किया, डी ब्रोगली ने। समझ ना क्या क्या बताया तुमको, ठीक है। ऐसा एक और चीज एक और बार कर सकते हैं, एक और रिलेशन पॉसिबल है। ये देखो फर्स्ट वाला यूज करो, लास्ट वाला जो देखो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, इसको यूज करो। बोलो P इज इक्वल टू क्या आएगा, h बाय लैम्डा। यहाँ से तुम लोग लैम्डा निकाल सकते हो, बोलो लैम्डा वेवलेंथ क्या आएगा बताओ, h बाय p। p मालूम है क्या है, p मोमेंटम। मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का। और वेवलेंथ किसका प्रॉपर्टी है, वेव का। देखो इधर भी रिलेशन आ गया। अच्छा p को भी हम लोग कुछ तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी लिख सकते हैं। हो गया फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला, ये भी यूज किया हम लोगों ने, किया हुआ है ना, सब चीज यूज किया। देखो ये भी यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। समझा डी ब्रोगली का कंसेप्ट क्या है, समझा। चलो एक और पॉइंट समझा, पूरा मिला के एक ही चीज है। डी ब्रोगली कर क्या रहे, वहां पे उन्होंने पार्टिकल नेचर, पार्टिकल का जो नेचर है जिसमें क्या क्या रहता है, एनर्जी और मोमेंटम, उसको रिलेट कर दिया किस साथ, वेव नेचर का, जिसके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। तो बोलने का मतलब है ये चीज राइट है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एकदम करेक्ट है ना, समझा। मतलब लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर दिखा, समझा। रीजन है तुम्हारे पास कैसे दिखा रहा है, समझा, प्रूफ करके दिखाया तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। और किधर थे हम लोग, ये पॉइंट नंबर 4 ये तो सिखा दिया ना तुमको, ये सिखा। चलो पॉइंट नंबर 3 पढ़ते, पढ़ो क्या, एक मिनट, चलो ये बता दो। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, या तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, वेवलेंथ है, डी ब्रोगली के फॉर्मूले से आया हुआ है, तो इसलिए इस टाइप के वेवलेंथ को हम लोग बोलेंगे डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। समझा क्या, सिंपल सा आंसर, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। बराबर। एक और, ये जो इक्वेशन है डी ब्रोगली का इक्वेशन है, या तो डी ब्रोगली का रिलेशन, बराबर। तो डी ब्रोगली इक्वेशन बोलेंगे इसको, और ये कौन सा वेवलेंथ, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। यही ना पॉइंट नंबर 4, यही पढ़ो क्या, डी ब्रोगली refer to this wave associated with the material particle as a matter wave। सिखाया तुमको मैंने, क्या बताया, मैटर वेव। समझा लॉजिक क्या है, डी ब्रोगली रेफर टू दिस वेव, ये वेव का प्रॉपर्टी है ना, बराबर। और इसके फॉर्मूले में आता है मास, बराबर। अरे बता दिया तुमको स्टार्टिंग में तो बताया, बराबर। एक्चुअल में देखा जाए ना तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव जैसा काम करता है। हाँ इलेक्ट्रॉन भी वेव जैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन भी वेव है, बराबर। इलेक्ट्रॉन भी खुद वेव है, डिपेंडिंग। तुमको प्रॉपर वेव जैसा दिखता क्यों नहीं है, कि उसका स्पीड कम रहता है मूव होने का। ऐसा अगर वो स्पीड ज्यादा कर ले तुमको प्रॉपर वेव दिखे। देखो बताता हूँ कैसे, देखो समझो ये न्यूक्लियस, बराबर, ये शेल्स वगैरह जो भी है, समझो ये वाला शेल्स मेरे काम का, ये ई लेते हैं, बराबर। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बराबर। तो जब ये मूव होता है, मास बताओ कैसा है इसका, कम है कि ज्यादा है, कम है ना, 9.1 के आसपास रहता है, और 10⁻⁻⁻ पे रहता है कुछ, तो देखो लिखा रहे कहीं तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg के आसपास है। तो मास बहुत कम है, बहुत कम मास है, स्पीड उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, फटाफट रिवॉल्व करता है ना। तो ये भी वेव जैसा है, तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन ये भी देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी एक्चुअल में वेव ही है, बराबर। ये भी, ये मैटर वेव, ये भी ऐसा मूव होता है एक्चुअल में, समझ में आ रहा है। तुम लोग ऑर्बिट ये देखते ना, ये वाला ऑर्बिट अपना, ये ज्यादा स्पीड पे, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड उसके पास, मास तो कम ही रहता है ना, अगर समझो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, सी के आसपास है, समझा, तो वो वेव बन जाएगा अपने आप। बोलने का मतलब कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, अगर वो लाइट के स्पीड को अटेन कर लेता है तो वेव, उसके आसपास भी चले गया तो भी वेव जैसा रहता है, समझा। समझा, कम भी वेलोसिटी तो भी वेव है, खाली वेवलेंथ कम रहेगा बस, समझा। मेरे पास भी अगर मैं भी मूव करूँ तो मैं भी वेव, समझा, लेकिन मेरा वेवलेंथ कम है, समझा नहीं, इसके लिए वेव जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो वेव जैसा दिखते थे, समझा ना कैसा लॉजिक है। चलो ठीक है, तो पढ़ते आगे, किधर थे हम लोग, हाँ ये ना, ये समझा मैटर वेव वाला लॉजिक क्या है। मैटर, इलेक्ट्रॉन ना, या तो कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास है, वो मैटर हुआ, वो स्पीड ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो वेव, इसके लिए मैटर से वेव, मैटर वेव, समझा लॉजिक क्या है, मैटर वेव। चलो आगे पढ़ते हैं, वही वो रिलेशन डी ब्रोगलीस वेवलेंथ या फिर डी ब्रोगलीस इक्वेशन, वही पॉइंट है, पढ़ो। वेवलेंथ ऑफ मैटर, ये इलेक्ट्रॉन का जो वेव था उसका भी तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ था ना, वो वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ रहेगा, डी ब्रोगली, क्योंकि मैटर वेव किसने बनाया, डी ब्रोगली कंसेप्ट है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव गिवन बाय इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, डी ब्रोगलीस रिलेशन या फिर डी ब्रोगलीस इक्वेशन, ऐसा बोल सकते हैं, समझा ना, इजी एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे जरा लॉजिक देखो, ये भी डेरिवेशन बहुत ही, चलो ये डेरिवेशन पूरा यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो कैसे आता, देखो अब क्या बोला डी ब्रोगली ने, प्रूफ करके दिखाया बराबर, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, बराबर, इलेक्ट्रॉन भी वेव है। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या बताया, बहुत सिंपल सा आंसर है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है ना,
बराबर, इसको एक्सेलरेट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस से। समझो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ रहेगा, इधर लिख देता हूँ बराबर। वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको एक्सेलरेट समझ में आता है। अरे क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्लेक्ट होएगा क्या, बताओ, क्या स्टेट जाते जाएगा? समझो मैंने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, आगे सीधा जाएगा कि कुछ डिफ्लेक्ट वगैरह हो जाएगा, बोलो। अरे नेगेटिव कैरेक्टर इसके पास, क्या होएगा ये यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा ना, चेंज हुआ ना डायरेक्शन, एक्सेलरेट हो जाएगा वहां पे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पोटेंशियल कितना है वी वोल्ट, खुद इलेक्ट्रॉन है ई बराबर। जब वो एक्सेलरेट हुआ मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, या फिर वेलोसिटी रहेगा, समझो वेलोसिटी है, मास भी है 9.1 इंटू 10⁻³ kg का मास है, मास कम होएगा चलिए कोई प्रॉब्लम, वेलोसिटी होना चाहिए बस, समझा, कम मास है और वेलोसिटी, तो ये भी क्या बन जाता है वेव, और वेव बन जाए। वेव का सबसे मेन प्रॉपर्टी बताओ कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल के दिखाया कि इतना वेवलेंथ आता है इलेक्ट्रॉन का, और वेवलेंथ आता है मतलब वेव है वो, समझा लॉजिक कैसा है। तो प्रूव भी कर दिया कि हाँ मैटर वेव होता है, समझा। अब देखो क्या कैसा निकाला, देखो तो बहुत सिंपल सा आंसर है ये, यहाँ से चालू करें, किधर गया, इस यही वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, ये वाला दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन। चलो बताता हूँ पॉइंट वाइज। देखो सबसे पहला लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, ये वाला लॉजिक, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, ये राइट है ना, ये इक्वेशन तो आपने पहले प्रूफ किया है। हाँ, क्या करेंगे, चलो p के बारे में जरा देखते हैं, बताओ। ये एक इक्वेशन है जिसको मैं यहाँ पे रुका देता हूँ, लास्ट में यहीं पे घूम फिर के आने वाला हूँ मैं। इक्वेशन 2 पे आते हैं, p के बारे में बताओ। p का फॉर्मूला mv रहता है बराबर, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं p का स्क्वायर कर दूं तो बताओ m² v²। अगर मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ p² बोलो कितना आएगा, हाफ m² v², क्या हाफ m v² लिखूं, द होल इनटू m लिखूं, चलेगा, एक ही बात है बराबर। ये क्या हो जाता है, क्या बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या इसके जगह पे बताओ E लिख दूं, E एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मास स्मॉल m एज इट इज। अगर मैं यहाँ से P का आंसर बताऊं तो कोई बताओ P का आंसर जरा क्या रहेगा, रूट ऑफ 2m या तो em, एक ही बात है बराबर। ये मोमेंटम मिलता है, किसका मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का। मोमेंटम मतलब पार्टिकल बराबर। जब ये P मैंने यहाँ पे डाल दिया तो लैम्बडा आ जाता है, मतलब वेवलेंथ भी आ जाएगा। चलो इसको उठाओ ऊपर यहाँ पुट करो, देखो तो पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, और फिर से फ्रॉम इक्वेशन कहाँ पे आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आते हैं, और पुट करते, देखते क्या होता है। देखो तो बताओ लैम्बडा क्या बनेगा, बताओ लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2me बराबर है। अब जरा देखो ये किसका प्रॉपर्टी है, वेव का है, ये किसका प्रॉपर्टी है, पार्टी, देखो मैच हो रहा है बराबर, मतलब रिलेशन में आ चुका है ऐसा। अब जरा ध्यान से देखो H के बारे में तुम, अच्छा एक और पॉइंट रहेगा यहाँ पे, एक और चीज बताओ। देखो पॉइंट नंबर 4, जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया बराबर, एक्सेलरेट किया ना उसको यहाँ से, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन कर लेता है, मतलब उसके पास एनर्जी आ जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे जब वो एक्सेलरेट हुआ है तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर बराबर, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी स्टोर, और जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है E इज इक्वल टू Q इंटू V का। यहाँ पे Q क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है बराबर, और V क्या है, ये कोई वेलोसिटी नहीं है, ये उस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है जिससे तुमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया बराबर। तो कभी कभी लगता है कि वेलोसिटी नहीं, इस इक्वेशन में वेलोसिटी मिलेगा नहीं, इसको छोड़ के बराबर दिखाया ना, ये mv², ये वाला दिखाई दे रहा है, v² पूरा का पूरा चले गया है। अरे वेलोसिटी मिला ही नहीं, क्योंकि mv² में पूरा का पूरा मैंने एनर्जी में यूज कर लिया उसको, समझा। तो ये वो एनर्जी है जो किस में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि उसको एक्सेलरेट कर दिया तो ज्यादा एनर्जी गेन कर लेगा और एनर्जी स्टोर हो जाता है उसके अंदर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉन है बराबर। v, ये की कैपिटल V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड जिसके वजह तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया। ये है चार्ज, को किसका चार्ज, अलग कोई चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। चलो तो E का वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो कितना आता है। इसको नया इक्वेशन कुछ ले लो, इक्वेशन नंबर 2 बराबर, ये करके दिखा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है, देखो कि जस्ट तुमको कवर करके दिखा दो क्या होता क्या है, बस और कुछ नहीं। तो अगर मैं फ्रॉम 2 यूज करूँ, फ्रॉम 2, चलो 2 में पुट करेंगे, बोलो क्या आएगा, लैम्बडा का आंसर H एज इट इज रहेगा, अंडर रूट के अंदर 2 रहेगा, m आएगा, कैपिटल E की जगह पे क्या आएगा, Q इंटू V आएगा बराबर। जब देखो एक्चुअल में देखा जाए तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है ना, 9.31 इंटू 10⁻⁻, किधर गया, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बचा सिर्फ कैपिटल V, जो वोल्ट जो तुम लोग चेंज कर सकते हैं ना, तो इसको छोड़ा तो बाकी सब क्या है, 2 भी कांस्टेंट है बराबर। हाँ, तो जब सबको सॉल्व किया करा जाएगा तो वैल्यू मिलता है 1.288, कितना मिलेगा, 1.228 बराबर, 1.228 मिलता है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा,
कैपिटल वी। इसके बाजू में वोल्ट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वो वेलोसिटी है, समझा? बराबर। एक जरा ध्यान दो, जब भी ये सब कुछ सॉल्व किया, इसके ऊपर का मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है, वैसे समझ जाओ तुम लोग खुद से। जब सब कुछ सॉल्व करते हो तो आंसर मिलता है 1.228 इंटू 10⁻⁻⁹ -9 का मतलब होता है नैनो, बराबर। और समझा रहे नैनो, और वेवलेंथ इसलिए मीटर। यार इसके लिए हम लोगों ने एक सम सॉल्व किया था, अगर तुमको याद रहेगा, इसी फॉर्मूले 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, उसमें हम लोग नैनोमीटर नहीं ले रहे थे यार, वो नैनोमीटर समझा क्यों है, नैनोमीटर ही है वो। समझा लॉजिक क्या बताया तुमको, बोलो। तो ये समझा डेरिवेशन मैंने कैसे किया है, अरे एकदम इजी डेरिवेशन, क्या है इसमें लॉजिक, इतना कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। समझा क्या क्या पढ़ा है आज, समझा? देखो जरा ध्यान से देखो, देखो इधर देखो, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सबसे पहला पॉइंट समझो तो फर्स्ट क्वेश्चन याद है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या होता है। इसमें हमने क्या देखा कि जो लाइट है वो कुछ कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, वेव, और वो कंडीशन क्या क्या था, इंटरफेरेंस, डायफ्रैम। कुछ कंडीशन में वो कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल। वो कंडीशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बराबर, ये सब चीज में। तो और कुछ कंडीशन में दोनों बिहेव करता है, दोनों जैसा बिहेव करता है, राइट। तो इसका मतलब है कि तुमको दोनों नेचर को देखना चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं कोई इसमें से एक रॉन्ग है, दोनों नेचर राइट है, समझा? तो इसके लिए हम लोग जो लाइट वो क्या बताते हैं कि वो बताता है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, दोनों कंसेप्ट दिखाता है, समझा? सिंपल सा आंसर है। हाँ, ये जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, क्या ये विजिबल लाइट के लिए, क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए? पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। फिर तुमको फोटो सेल सिखाया। फोटो सेल क्या है, फोटो सेल एक डिवाइस है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेनन यूज करता है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत सिंपल सिंपल चीज बताया, क्या होता है बताओ, ये क्या चीज है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और किससे बन सकता है, क्वार्ट्ज ट्यूब से बन सकता है। ये क्या है, ये सेमी सिलिंड्रिकल ना, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर प्रॉपर सिलेंडर, उसको बीच में से कट कर दिया है, सेमी सिलिंड्रिकल प्लेट है जो एमीटर जैसा एक्ट होएगा, मतलब कैथोड, बराबर। जैसे ही यहाँ पे लाइट गिरेगा एक प्रॉपर वेवलेंथ के साथ, बराबर, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे और वो कहाँ ट्रैवल करेंगे, कलेक्टर के पास, बराबर। कलेक्टर के पास क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि तुमने नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रखा है, समझा? हाँ, जब भी जैसे यहाँ पे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैथोड पे ट्रैवल कर लेता है, सॉरी कैथोड नहीं, कलेक्टर पे ट्रैवल कर लेता है, तो उस टाइम पे फोटो करंट आ जाएगा। वो फोटो करंट कौन देख लेता है, माइक्रो एम्पियर, और वो डिटेक्शन दिखा देगा, मूवमेंट के जैसे पॉइंटर मालूम पड़ गया, फोटो करंट आ गया। समझो लॉजिक क्या है। यूज बताया, यूज 6 जगह पे यूज बताया, 5-6 जगह पे यूज बताया। बताओ कहाँ कहाँ पे बताया। एक बताया कंट्रोल सिस्टम, सेकंड लाइट मेजरिंग डिवाइसेस, थर्ड लाइट मीटर, कहाँ पे होता है, फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर, करता क्या है, इंटेंसिटी मेजर कर, लाइट का इंटेंसिटी मेजर कर। थर्ड, फोर्थ क्या बताया, जो स्ट्रीट लाइट होता है उसके ऑन ऑफ में यूज कर सकते हैं। और फिफ्थ बताया जो ट्रैफिक लॉ का जो वायोलेशन करता है, बराबर, हाँ, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी, ट्रैफिक लॉ डिफॉल्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर तुमको डी ब्रोगली का कंसेप्ट बताया मैंने, डी ब्रोगली का कंसेप्ट याद है। डी ब्रोगली कंसेप्ट के हिसाब से डी ब्रोगली ने एक्चुअली में एक नया कंसेप्ट बनाया, उसने बोला कि वेव नहीं, पार्टिकल नहीं, दोनों, बराबर। उसको क्या नाम दे दिया, मैटर वेव। क्या, किसको किससे रिलेट कर दिया, पार्टिकल के प्रॉपर्टी को वेव के। पार्टिकल कौन सा दो प्रॉपर्टी, एनर्जी और मोमेंटम, ये सिखा दिया था तुमको। और वेव का कौन सा दो मेन प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी और वेव, दोनों को रिलेट कर दिया। ये फॉर्मूला दिखा है, P = E/c ना, ये तुमसे P = E/c से मैंने क्या डिराइव किया था बताओ यहाँ से, इसे अपने आइंस्टाइन का इक्वेशन बनाया था, E = mc। देखो P होता है मास इंटू वेलोसिटी, = E/c। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अटेन कर लेता है mc, बराबर, तो यहाँ से तुम्हारा E = क्या मिल जाएगा, ये तुम्हारा आइंस्टाइन का इक्वेशन भी यहाँ से प्रूव होता है। तो इक्वेशन जो बनाया डी ब्रोगली रॉन्ग नहीं है, वो एकदम राइट इक्वेशन, बराबर। और उसी से मैंने तुमको हर एक चीज करके दिखाया ना, उससे ही सब कुछ करके दिखाया ना। E का वैल्यू h होता है, फोटोन की एनर्जी, और नीचे C एज इट इज है, nu/c को 1/λ लिखते हो भी प्रूफ करके बताया था, बराबर। हाँ, तो फिर ये इक्वेशन हो गया, याद है, ये दो को साथ में लिए तो यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला, और फर्स्ट और लास्ट को लिए तो वो याद है, λ = h/p, λ = h/mv, वो लॉजिक लगाया। हाँ, ये इक्वेशन को बोलो कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, डी ब्रोगलीस इक्वेशन या तो डी ब्रोगलीस रिलेशन। और ये कौन सा वेवलेंथ है, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। हाँ, ये वेवलेंथ किसके पास होता है, वेव के पास होता है कि मैटर वेव के पास रहता है, मैटर वेव, है, क्योंकि कंसेप्ट डी ब्रोगली का मैटर वेव वाला कंसेप्ट है, समझा? ठीक है, फिर तुमको ये वाला कंसेप्ट में आया, इधर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब हम लोग कोई पोटेंशियल से एक्सेलरेट, कितना पोटेंशियल लगाया था, वी ना, पोटेंशियल डिफरेंस वी का है, इससे अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया तो वो कैसे बिहेव करने लगता है, वेव, तभी तो आता है उसके बाद वेवलेंथ। मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव है और उसके बाद वेवलेंथ भी है। समझो, इस दुनिया में हर एक बॉडी के पास मतलब इस दुनिया में हर एक बॉडी वेव है। कंडीशन है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, मास और वेलोसिटी। मास कम रहा तो भी चलेगा लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। वेलोसिटी कम रहेगा तो भी वेव ही है लेकिन वेवलेंथ कम मिलता है, बस। समझा लॉजिक क्या है, बोलो, क्लियर है, समझा पॉइंट क्या है? ठीक है,
तो ये इक्वेशन याद रखो बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी की वोल्टेज है मतलब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी खत्म हो गया था यहीं पे बराबर, वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो तुमने अप्लाई किया था, पोटेंशियल वीक है। इसके तो बाजू में देखो मैंने वोल्ट्स भी लिखा है, और आंसर हमेशा इससे किस में आता है, नैनोमीटर। समझा कैसा, समझा बोलो। और ये डेरिवेशन समझा तो बताया मैंने तुमको कैसे किया, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। पहले लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी, फिर पी का आंसर निकालो mv, उसमें एनर्जी बनाओ, हाफ से मल्टीप्लाई करो, याद है, स्क्वायरिंग करो तो तुमको मिल जाएगा E के साथ P का रिलेशन ना, P का वैल्यू था अंडर रूट ऑफ 2me, याद है, वो लाके ऊपर पुट कर दो फिर से, फिर E को लिखो Q इंटू वी, बराबर वो भी पुट कर दो, फिर सब वैल्यू डाल दो, सिर्फ V छूट जाएगा, कितना आ जाएगा 1.228, और ऊपर नैनो वोल्ट में आया, नैनोमीटर में आएगा क्योंकि वेवलेंथ है, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज रहेगा पोटेंशियल। समझा ना कैसा।